हेलो एंड वेलकम टू विमर्श न्यूज। इस क्लास में हम देखेंगे इंदस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। हेलो एंड वेलकम टू जीके गोल। मेरा नाम परमवीर सिंह है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंदस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इंदस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो साउथ एशिया के अंदर मेजर सिविलाइजेशन थी और ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी, तो काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी। अगर बात करें इंदस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो वो थी इजिप्ट की सिविलाइजेशन, इसके अलावा मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये है इंदस वैली सिविलाइजेशन। उसी समय पर किसी और जगह पर कोई और सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही हो तो उसे बोलेंगे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। ये है इंदस वैली सिविलाइजेशन, ये है इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ये है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन और ये है चाइनीज सिविलाइजेशन। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये कितनी बड़ी थी, कि जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है ये इससे लगभग कम से कम 20 गुना ज़्यादा बड़ी थी, और अगर इजिप्ट और मेसोपोटामिया को मिला दिया जाए तो इन दोनों से ये लगभग 12 गुना ज़्यादा बड़ी थी। काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, चाहे इजिप्ट की सिविलाइजेशन हो, चाहे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो, या फिर इंदस वैली सिविलाइजेशन हो, या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन हो, ये हमेशा रिवर वैली के किनारे ही फ्लरिश हुई है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ फ्लरिश हुई है? इंदस सरस्वती वैली के पास। इसके अलावा इजिप्ट की सिविलाइजेशन कहाँ फ्लरिश हुई है? तो नील वैली के पास। उसके अलावा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ फ्लरिश की है? तो टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली पास। और इसके अलावा अगर चाइनीज सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ये फ्लरिश की है हुआंगहो वैली के पास। अब देखेंगे इंदस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स। तो इसमें 3 फेजेज हैं। इंदस वैली सिविलाइजेशन में टोटल 3 फेज हैं। पहला है अर्ली हड़प्पन फेज। इसका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक है? तो लगभग 3300 बीसी से 2600 बीसी तक। ये है अर्ली फेज। नेक्स्ट है मैच्योर हड़प्पन फेज। इसका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक है? तो लगभग 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। ये है मैच्योर हड़प्पन फेज। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी फ्लरिश की है। और ये है सुरतोघोई। सुरतोघोई कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर। ये अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। ये है लेट हड़प्पन फेज। तो आप इसमें देखेंगे कि श्रिंक हुई है यहाँ पर और यहाँ पर। अगर बात करें इंदस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसको डिस्कवर किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल थे डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो फिलहाल जो है ये अभी गवर्निंग बॉडी है, ये आती है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। परंतु अगर बात करें 1921 की, तो जो एएसआई आती थी वो आती थी ब्रिटिश क्राउन के अंदर, और जॉन मार्शल थे डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। इन्होंने दयाराम साहनी के साथ मिलकर इंदस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। इसके अलावा इंदस सिविलाइजेशन पीरियड को ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इंदस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है, और जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है ये चालकोलिथिक एज के अंदर फ्लरिश कर रही थी। कुछ और फीचर्स देखते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन की। इंदस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सबसे पहली साइट थी वो थी हड़प्पा, जहाँ पर एक्सकावेशन हुई थी। जो सबसे पहली खुदाई हुई थी वो हड़प्पा के अंदर हुई थी। हड़प्पा कहाँ है? ये है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कहाँ? तो पंजाब में। पंजाब के पाकिस्तान में है हड़प्पा। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। अगर बात करें प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पाया गया है? मेहरगढ़ के अंदर। और मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ के अंदर सबसे पहले क्या देखा गया है? कॉटन की कल्टीवेशन यानी कपास की खेती देखी गई है सबसे पहले मेहरगढ़ के अंदर।
सो अगर आपको याद हो, भारत में सबसे पहले जो खेती का डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था मेहरगढ़ के अंदर। इसके अलावा जो अर्ली हड़प्पन फेज है वो किससे रिलेट करता है? हकरा फेज से, और इसको आइडेंटिफाई किया गया है घग्गर हकरा रिवर वैली से। सो अब देखेंगे जियोग्राफिकल स्ट्रेच। सो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन कौन से पार्ट को कवर करती है? तो पंजाब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों वाला पंजाब, इसके अलावा सिंध ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है, इसके अलावा भारत में राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न यूपी तक ये फैला हुआ था। सो देखते हैं अब ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था। सो ये मान के चलिए ऊपर वाला क्या हो गया? नॉर्थ, और नीचे वाला साउथ, ये क्या हो गया? ईस्ट, और ये क्या हो गया? वेस्ट। सो नॉर्थ में ये कहाँ तक फैला हुआ था? मैंडा तक, और ये मैंडा कहाँ है? मैंडा है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर बात करें ईस्ट की तो ये फैला हुआ था वेस्टर्न यूपी तक, और वेस्टर्न यूपी में कहाँ पर? तो ये आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। इसके अलावा अगर साउथ की बात करें तो साउथ की में ये दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, दायमाबाद है महाराष्ट्र में, तो ये साउथ में दायमाबाद तक फैला हुआ था। और अगर बात करें वेस्ट की तो वेस्ट में ये फैला हुआ था सुख्ता गेंदोर तक। सुख्ता गेंदोर कहाँ है? ये है बलूचिस्तान में। और इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन अफगानिस्तान के अंदर भी पाया गया है और तुर्कमेनिस्तान के अंदर भी। सो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। सो जो एक्सकावेशन हुई है, यानी जो खुदाई हुई है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट साइट निकल के आई है तो कौन कौन सी आई है? वो मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा। और इनसे हमें क्या आइडिया पता चला है? इनसे हमें क्या आइडिया मिला है कि इनका टाउन प्लानिंग कैसा था, इसके अलावा इकोनॉमी कैसी थी, टेक्नोलॉजी कैसी थी, ये किस रिलीजन को फॉलो करते थे, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और कैपिटल सिटीज़ की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदारो ये दोनों थे कैपिटल सिटीज़। और अगर पोर्ट सिटीज़ की बात की जाए तो लोथल, लोथल जो था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सुख्ता केंदोर और बालाकोट भी पोर्ट सिटीज़ थी। सो अब देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो अगर बात करें हड़प्पन साइट्स की तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन और सुरुक्तोड़ा के अंदर क्या देखा गया है? लार्ज गेटवे, और इनके अंदर वेरियस एंट्री पॉइंट्स भी मिलते हैं। और गेटवे के अंदर क्या देखा गया है? इनर फोर्टिफिकेशन, यानी चार दीवारी देखी गई है। नेक्स्ट है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। सो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो को क्या है? ये है आपका ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। सो ये क्या है? ये एक रिमार्केबल फीचर है हड़प्पन साइट्स की, और ये कहाँ पाया गया है? मोहनजोदारो के अंदर। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गड्ढा है। सो ग्रेट बाथ का यूज़ क्या था? तो इसमें ये रिचुअल फॉलो करते थे, यानी ये सबसे पहले स्नान करते थे और उसके बाद क्या करते थे? भगवान की पूजा अर्चना करते थे। और ये हमें अभी तक हमारे कल्चर में देखने को मिलता है। जैसे गुरु पूर्णिमा होती है या फिर कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम लोग नदी में जाते हैं और फिर वहाँ पर नहा के फिर क्या करते हैं? भगवान को ध्यान करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? जो हमारा कल्चर है उसका रूट कहाँ से है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके अलावा ग्रेट ग्रेनरीज देखने को मिली है, यानी ग्रेनरीज का क्या यूज़ होता था? तो ये फूड को स्टोर करते थे, यानी जो ग्रेन होते थे, यानी जो अनाज होता था उनको स्टोर किया जाता था। और ये मिली कहाँ पर है? तो ये मिली है बिल्कुल इमीडिएटली वेस्ट में, यानी जस्ट मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ था तो उसके पश्चिम में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ग्रेट ग्रेनरीज है वो मोहनजोदारो में तो मिलता ही है, इसके अलावा हड़प्पा में भी देखने को मिला है, कालीबंगन में भी देखने को मिला है और लोथल में भी देखने को मिला है। और आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जितने भी ग्रेट ग्रेनरीज हैं वो ऑलमोस्ट सभी नदी के किनारे ही बने हुए हैं, ताकि इन्हें आसानी से एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट किया जा सके, काफ़ी आसानी से ट्रेड हो सके। सो जितने भी ग्रेट ग्रेनरीज हैं वो सभी नदी के किनारे बने हुए थे। नेक्स्ट है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड में क्या होता था? यहाँ पर होता था लोडिंग और अनलोडिंग, यानी जो जहाज आती थी, जो शिप आती थी, उससे लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता था। तो ये है डॉकयार्ड और ये है लोथल में। सो इसमें क्या होता था
यहाँ पर जो गुड्स होते थे, जो सामान होते थे, उन्हें चढ़ाया या फिर उतारा जाता था। तो यहाँ पर इनलेट बनी हुई होती थी और सामान मान के चलिए इनमें चढ़ाया गया और फिर ये क्या होता था, इनलेट के थ्रू चली जाती थी मेन रिवर के अंदर। सो ट्रेड होता था। सो अगर बात करें लोथल की, तो लोथल क्या था, मेजर ट्रेडिंग सेंटर। अब देखेंगे स्ट्रीट और ड्रेन्स। सो ये काफ़ी आउटस्टैंडिंग फीचर था क्योंकि वो उस जमाने के हिसाब से काफ़ी स्टैंडर्ड था। सो ये ड्रेन से क्या पता चलता है कि ये सैनिटेशन का ध्यान रखते थे, हाइजीन का ध्यान रखते थे, यानी ये बीमारियों से बचने के लिए सैनिटेशन और हाइजीन का ध्यान रखते थे। इसीलिए काफ़ी सुंदर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ढका हुआ था, यानी इसके ऊपर कवर्ड था, जो ड्रेनेज था वो कवर्ड था। इसके अलावा अगर स्ट्रीट की बात की जाए तो वो क्या करती थी, वो कट करती थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे, कुछ इस तरह। और अगर ड्रेन्स की बात की जाए तो ड्रेन्स किस चीज़ से बना होता था, ड्रेन्स बना होता था पकी हुई ईंटों से, यानी ये आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। वहीं अगर बात करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, तो वो लोग धूप में सूखी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। सो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी एडवांस थी, काफ़ी डेवलप थी। सो अब बात करेंगे हड़प्पन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज की। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जनरली जितने भी टूल्स यूज़ किए जाते थे वो बने होते थे ब्रॉन्ज के। सो ब्रॉन्ज बनता कैसे है, कॉपर और टिन को मिला दिया जाए तो बनता है ब्रॉन्ज। एसएन क्या हो गया, ये हो गया टिन। सो अब देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिली थी। सो जो रोड थे उनके अंदर ग्रिड सिस्टम था। इसके अलावा जितने भी रोड थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। सो कंस्ट्रक्शन के लेकर अगर कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे ग्रेट बाथ हो या फिर डॉकयार्ड हो या फिर द ग्रेट ग्रेनरीज हो या फिर रोड हो, तो क्या देखने को मिलता था कि ये पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे, बर्न्ट ब्रिक का उपयोग करते थे और पत्थर से बने हुए घर बिल्कुल एब्सेंट थे। सो काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है समय के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उसी के कंटेम्प्रेरी इजिप्ट सिविलाइजेशन के लोग वो धूप में सूखी हुई ईंटों का उपयोग करते थे और अपना घर बनाते थे, परंतु यहाँ पर आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट देखने को मिली, यानी जो कृषि का क्षेत्र है उनमें भी इनोवेशन देखने को मिली। और ये अनाज में क्या क्या उगाते थे, तो ये वीट यानी गेहूं की खेती करते थे, इसके अलावा बारले, उसके अलावा पीस, इन सबों की खेती की जाती थी। और जो डोमेस्टिकेशन था यानी पशुपालन था वो बिल्कुल बड़े लेवल पे किया जाता था। और अगर बात करें कॉटन की यानी कपास की, तो जो सिंधु घाटी के लोग थे इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की थी। और ग्रीक लोग कपास को क्या बोलते थे, सिंडोन, क्योंकि ये सिंध नदी के किनारे फ्लरिश हुआ था, इसलिए कपास को ये बोलते थे सिंडोन, ग्रीक के लोग। अब कुछ और डेवलपमेंट देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो दुनिया में सबसे पहले जो सिल्वर यानी चांदी का उपयोग में लाया गया था तो वो थे हड़प्पन लोग। हड़प्पन लोगों ने सबसे पहले चांदी का यूज़ किया था। इसके अलावा ये जो ज्वेलरी बनाते थे यानी जो ये आभूषण बनाते थे, ये बने होते थे सोना के, चांदी के और बीड्स के। इसके अलावा इन्हें बोट मेकिंग आता था, यानी इन्हें जहाज़ बनाने की कला मालूम थी, क्योंकि हमने देखा है कि डॉकयार्ड था यानी ट्रेड होता था, इसका मतलब कि इन्हें जहाज़ बनाने काफ़ी अच्छी तरह से आता था। इसके अलावा इन्हें सील मेकिंग भी आता था, ये सील भी बनाते थे। इसके अलावा ये बर्तन बनाते थे, किसके, तो ब्रॉन्ज के से बने हुए बर्तन बनाते थे। सो अगर बात करें ग्रेनरी और सील्स की, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेड फ्लरिश हुआ था, परंतु जो ट्रेड सिस्टम था वो फॉलो होता था बार्टर सिस्टम के तहत। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है, जैसे मान के चलिए हमने आपको 100 केजी चावल दिया, तो इसके बदले में आप क्या करेंगे, तो आपने मुझे 10 या फिर 15
कॉपर के बर्तन दिए, तो इसे बोलेंगे बार्टर सिस्टम। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर कि कोई भी टेम्पल्स यानी कोई भी मंदिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थे, यानी ये जो रूल किया जाता था तो ये रूल किया जाता था मर्चेंट क्लास के द्वारा, यानी व्यापारियों द्वारा रूल किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो अब कुछ और डेवलपमेंट देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये जो पूजा करते थे तो ये क्या करते थे, पॉलीथिज्म, ये अर्थ की पूजा करते थे यानी धरती माँ की। इसके अलावा ये पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। इसके अलावा ये पशुपति महादेव यानी पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, और साथ में ये जानवरों की भी पूजा करते थे। तो जानवर में ये बुल और यूनिकॉर्न की पूजा करते थे। सो अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि हमारे कल्चर में अभी तक पीपल के पेड़ की पूजा होती है। इसके अलावा हम जानवरों की पूजा करते हैं। तो जो हमारे रूट्स हैं वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब बात करेंगे इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सबसे पहले राइटिंग का इन्वेंशन किया था। इसके अलावा इनकी राइटिंग की तकनीक किस तरह थी, तो ये राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे। इसके अलावा बॉस्ट्रोफोडॉन भी ये यूज़ करते थे। इसके अलावा ये ट्रेड में जो मेज़र करते थे, जो वेग मेज़र करते थे, तो वो कैसे करते थे, मल्टीपल ऑफ 16। और ये पॉटरी मेकिंग में काफ़ी एक्सपर्ट थे, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट थे। इसके अलावा जो सील का क्रिएशन किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा। और जितने भी स्कल्पचर हैं वो जनरली बने होते थे लाइमस्टोन के, यानी चूना पत्थर के बने होते थे स्कल्पचर। सो सबसे पहले बात करेंगे सील्स की। सो सील्स जो होते थे वो जनरली किस चीज़ के बने होते थे, स्टेटाइट। स्टेटाइट यानी सॉफ्ट स्टोन, यानी साबुन का पत्थर इसे बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा ये गोल्ड के भी बने होते थे। और सील्स पे क्या होता था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट देखने को मिली है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब हैं सील्स। और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इंग्रेव्ड की हुई होती थी सील्स के ऊपर, और जनरली ये लिखी हुई होती थी राइट से लेफ्ट की ओर, और इन्हें अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। और इनका उपयोग एक जगह और होता था, एमुलेट्स के अंदर, यानी ताबीज़ के अंदर। आप गौर करेंगे कि हम लोग ताबीज़ का यूज़ करते थे किसी बुरी नज़र से बचाने के लिए, यानी जनरली लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ताबीज़ पहनेंगे तो हम बुरी नज़र से बचेंगे। हालांकि इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, परंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो सील्स का उपयोग करते थे एमुलेट्स के रूप में, यानी ताबीज़ के रूप में, ताकि बुरी नज़र से बचा जा सके। अब कुछ प्रोमिनेंट सील्स की बात करें तो पशुपति सील्स, तो ये है पशुपति सील्स। इसके अलावा हम्प्ड बुल सील्स, इसके अलावा एलिफेंट सील्स और राइनासोरस। सो राइनासोरस जो सील्स है वो कहाँ देखने को मिली है, मोहनजोदारो के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट, सो इंडस सील्स जो है वो मेसोपोटामिया के अंदर पाई गई है। सो इससे क्या पता चलता है कि ट्रेड जो है वो डेवलप हुआ था। जो इंडस वैली के लोग थे वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामियन लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ की जो सील्स है वो मेसोपोटामिया में मिली हैं। इससे क्या पता चलता है कि ट्रेड सिस्टम डेवलप हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेसोपोटामियन लोगों के साथ। अब बात करेंगे आर्ट्स और स्कल्पचर की। सो हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज वैरायटी में हमें क्या देखने को मिलता है, सील्स देखने को मिलता है। उसके बाद स्टोन स्टेचू, इसके अलावा टेराकोटा फिगराइंस देखने को मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो आर्ट थी वो काफ़ी, जो कला था वो काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हो रही थी। सो 2 स्टोन मेल फिगर्स देखने को मिले हैं। पहला है टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन, ये कहाँ देखने को मिली है, हड़प्पा के अंदर। सो ये है टॉर्सो रेड सैंडस्टोन। और नेक्स्ट है बस्ट ऑफ बियर्डेड मैन। सो ये किस चीज़ की बनी थी, स्टेटाइट की, यानी सॉफ्ट स्टोन की बनी हुई थी, और ये पाई गई है मोहनजोदारो के अंदर। सो ये है बियर्डेड मैन, ये पाया गया है मोहनजोदारो में। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो महापुरुष हैं मेडिटेशन की अवस्था में हैं, क्योंकि इनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल बंद हैं। सो अगर बात करें तो ब्रॉन्ज कास्टिंग जो था वो काफ़ी, इसके अलावा जो टॉर्सो था, टॉर्सो जो रेड सैंडस्टोन था
वो हड़प्पा में देखने को मिली है। और इनके अंदर आप क्या गौर करेंगे कि बाजुएं भी नहीं हैं और इसके अलावा सर भी नहीं है। नेक्स्ट है डांसिंग गर्ल। सो डांसिंग गर्ल किस चीज़ की बनी हुई है, तो ब्रॉन्ज की, और ये पाया गया है मोहनजोदारो में। सो ये लगभग 11.5 सेंटीमीटर यानी 11.5 सेंटीमीटर लंबी है। और इसमें आप क्या गौर करेंगे कि जो लेफ्ट आर्म है इसमें आप क्या देखेंगे कि बहुत सारे गहने हैं, और यहाँ पर आप राइट आर्म में सिर्फ 1 या 2 गहने देख सकते हैं। और इसके अलावा जो ये जो लड़की है, ये जो डांसिंग गर्ल है, ये मेडिटेशन की अवस्था में है क्योंकि इसकी आंखें जो है वो आधी खुली हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे टेराकोटा की। सो टेराकोटा क्या होता है, ये जो मिट्टी होती है उसको पका के बनाया जाता है टेराकोटा, इसे बोलते हैं टेराकोटा फिगराइंस। सो टेराकोटा फिगराइंस जो होती थी वो हैंडमेड होती थी यानी हाथों से बनाई जाती थी। और कुछ फेमस एग्जाम्पल की बात करें तो मदर गॉडेस जो है वो हर एक साइट में देखने को मिला है। और इसके अलावा टॉय कार्ट्स विथ व्हील। सो ये है मदर गॉडेस और ये है टॉय कार्ट्स विथ व्हील। सो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे स्टोन और ब्रॉन्ज स्टेचू से टेराकोटा की, तो ये क्या है, ये बिल्कुल क्रूड फॉर्म में है। सो नेक्स्ट है पॉटरी यानी बर्तन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बर्तन का उपयोग किस तरह से करते थे अब देखेंगे। सो मेनली ये यूज प्लेन पॉटरी का करते थे। जो कॉमन था वो क्या था, प्लेन पॉटरी, और कभी कभार रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी का भी यूज करते थे। सो इसे बनाने के लिए ये क्या करते थे, फाइन व्हील का उपयोग करते थे, और कुछ एक जो होते थे वो हैंडमेड भी बने होते थे। सो जो हैंडमेड भी होते थे वो काफ़ी एक्यूरेट होते थे। इसके अलावा पॉटरी का यूज़ क्यों जाता था, तो जनरली पॉटरी का यूज़ किया जाता था वाटर को स्टोर करने के लिए यानी पानी को स्टोर करने के लिए, और फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यानी अनाज को स्टोर करने के लिए बर्तन का उपयोग किया जाता था। और कुछ एक जो पॉटरी होती थी उनका यूज़ डेकोरेशन के रूप में भी किया जाता था। सो जो मिनिएचर वीसल्स होते थे उनका उपयोग किया जाता था डेकोरेशन में, और ये लगभग आधे इंच से भी छोटे हुआ करते थे। इसके अलावा परफोर्टेड पॉटरी भी देखने को मिली है। परफोर्टेड पॉटरी यानी आप देखेंगे कि जो बॉटम पार्ट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, परंतु ऊपर से जो बीच वाला पार्ट है वो काफ़ी पतला होगा। सो इसका उपयोग ये करते थे लीकर को स्ट्रेन करने के लिए, यानी जो शराब होती थी उसको ये फिल्टर करने के लिए यूज़ करते थे परफोर्टेड पॉटरी का। सो ये है पॉटरी कुछ, तो ये है प्लेन पॉटरी, ये है रेड एंड ब्लैक पॉटरी। अब बात करेंगे बीड्स और ऑर्नामेंट की। सो ये बने होते थे जनरली प्रीसियस मेटल जो होते थे उनके बने होते थे, फिर से जेम स्टोन्स की, इवन कभी कभी क्या देखने को मिला है, बोन्स की भी ज्वेलरी देखने को मिलती थी, ऑर्नामेंट्स देखने को मिलता था, यानी जो जानवरों की हड्डियां होती थी उसके ये बनाते थे आभूषण। और इसके अलावा ये आभूषण किस चीज़ के बनाते थे, बेक्ड क्ले यानी जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसका ये यूज़ करते थे आभूषण बनाने में। और अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो नेकलेस भी देखने को मिला है। इसके अलावा आर्मलेट्स और फिंगर रिंग्स। आर्मलेट्स यानी आपने डांसिंग गर्ल देखा था, तो डांसिंग गर्ल के राइट हैंड में जो आपने देखा था उसे बोलेंगे आर्मलेट्स। और अंगूठी भी देखने को मिला है बहुतायत मात्रा में। सो बिल्कुल कॉमन था नेकलेस, आर्मलेट्स और फिंगर रिंग। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ये जो डेड बॉडीज होती थी उसके साथ ये ऑर्नामेंट को भी बरी कर देते थे, यानी ये दफन कर देते थे आभूषणों को मृत व्यक्ति के साथ। सिनाबार का यूज़ किया जाता था कॉस्मेटिक के लिए। इसके अलावा लिपस्टिक और फेस पेंट के लिए भी यूज़ किया जाता था सिनेबार का। सो लिपस्टिक देखने को मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। और आपको जानकर ये काफ़ी हैरानी होगी कि ये लोग आईलाइनर का भी यूज़ जानते थे उस समय। सो काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। सो ये है बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण है। सो अब हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की। सो ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो काफ़ी फ्लरिश हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में,
क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो काफ़ी इंक्रीज हुआ था, इसीलिए हमें ग्रेट ग्रेनरीज देखने को मिली है। सो अनाजों को स्टोर किया जाता था। इससे क्या पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उनमें ट्रेड काफ़ी फ्लरिश हुआ था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो सरप्लस में था ही, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का भी यूज़ किया जाता था, जैसे कॉपर ओर्स का यूज़ किया जाता था, उसके बाद स्टोन, सेमी प्रीशियस सेल्स, इन सब का ट्रेड किया जाता था इजिप्शियन पीपल के साथ और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों के साथ। अब अगर ट्रेड की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमें बहुत मात्रा में सील्स मिली हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट मिली हैं, और इसके अलावा वेट्स, जो रेगुलेटेड वेट्स थे मेज़र करने के लिए, ये काफ़ी मात्रा में मिले हैं। इसके अलावा लापिस लजूली का उपयोग किया जाता था। जो रूलिंग क्लास हैं वो लापिस लजूली का यूज़ करते थे। इसके अलावा कॉपर का एक्सट्रैक्शन कहाँ से करते थे? ये खैतरी माइंस। खैतरी माइंस कहाँ है? ये है राजस्थान में। इसके अलावा जो क्रिस्टल होते हैं क्वार्ट्ज के, उनको ये एक्सट्रैक्शन करते थे रोहरी हिल्स से, जो कि सिंध में है। इसके अलावा लेड यानी पारा, इसका ये एक्सट्रैक्शन करते थे साउथ इंडिया से। इसके अलावा लापिस लजूली। लापिस लजूली क्या है? ये एक इंटेंस ब्लू जेमस्टोन है और इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता था अफगानिस्तान से। इसके अलावा टॉर्क्विस यानी ग्रीन ब्लू स्टोन और जेड का यूज़ करते थे ऑर्नामेंटल ग्रीन, यानी इन सब का उपयोग करते थे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। और इनको लाया कहाँ से जाता था? सेंट्रल एशिया या फिर ईरान से। वायलॉट क्वार्ट्ज जो है वो महाराष्ट्र से लाया जाता था। सो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो हड़प्पन सील्स कहाँ देखने को मिली है? ये देखने को मिली है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। और कुछ मेसोपोटामियन ऑब्जेक्ट या फिर इजिप्शियन ऑब्जेक्ट कहाँ मिले हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। यानी जो मेसोपोटामियन के लोग जो यूज़ करते थे या फिर इजिप्शियन लोग जो यूज़ करते थे, वो जो चीज़ें हैं वो मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इससे क्या पता चलता है कि मेसोपोटामियन लोगों के साथ इनका ट्रेड काफ़ी अच्छा था, और साथ में इनका ट्रेड किनके साथ था? इजिप्शियन लोगों के साथ भी। सो अब बात करेंगे हम टाउन प्लानिंग की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी थी? सो जो रूलिंग क्लास थे वो रहते थे सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस में। जो भी रूलिंग क्लास थे वो रहते थे सिटाडेल और एक्रोपोलिस में, और जो कॉमन पीपल थे यानी जो सामान्य लोग थे वो कहाँ रहते थे? लोअर सिटाडेल यानी लोअर टाउन में। और उनकी जो घर थी वो बनी हुई थी पक्की ईंटों की। इसके अलावा ये जो घर बनाते थे वो बनाते थे ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हुए। और हमें क्या देखने को मिला है? जो पकी हुई ईंटें का उपयोग करते थे ये घर बनाने के लिए, या फिर जितनी भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट देखने को मिली है इनमें ये पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। सो आपको एक बात नोट करनी है कि चांद हुदारों के अंदर क्या देखने को नहीं मिला है? तो एक्रोपोलिस या अपर सिटाडेल, सिर्फ एक प्लेस है चांद हुदारो। बाकी जितनी भी साइट्स है सब के अंदर अपर सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस देखने को मिली है, जिसमें रूलिंग क्लास रहते थे। परंतु चांद हुदारो के अंदर अपर सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस देखने को नहीं मिली है। सो अगर बात करें ड्रेनेज सिस्टम की तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव था, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो था अंडरग्राउंड। जैसे हम आज यूज़ करते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम होती है हमारे आज घरों में, तो वो क्या होती है? अंडरग्राउंड। तो इस तरह की व्यवस्था थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जितनी भी सिटीज़ थी उनमें घर छोटी थी या बड़ी, सभी घरों में बाथरूम देखने को मिलता है, यानी स्नानाघर देखने को मिलता है। और कालीबंगन में क्या देखने को मिला है? कुआं। सो ये कालीबंगन है, कालीबंगन में देखने को मिला है कुआं। और इसके अलावा ढोलावीरा, फिर से लोथल, यहाँ पर क्या देखने को मिली है? फोर्टिफाइड सेटलमेंट, यानी चार दीवारी के अंदर जो शहर थी वो बसी हुई थी, और जो टाउन था वो दीवारों से सेपरेट किया हुआ था। सो ये है कुआं, ये कहाँ है? ढोलावीरा के अंदर। सो अब बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला, क्योंकि जनरली जितने भी सिविलाइजेशन थे वो नदी के किनारे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो नदी के किनारे थी। सो एलुवियल प्लेन के अंदर जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, तो जो ग्रेन्स थे यानी अनाज थे वो सरप्लस अमाउंट में हुआ करते थे। इसके अलावा ये क्या करते थे? ये वीट यानी गेहूं की खेती करते थे,
बार्ले की खेती करते थे, राई की खेती करते थे, पीस की खेती करते थे, सीसम की खेती करते थे, दाल की खेती करते थे, चिकपी की खेती करते थे, इसके अलावा सरसों की भी खेती करते थे। और मिलेट्स को बोलते हैं रागी। सो ये गुजरात के अंदर देखा गया है। सो गुजरात में पाया जाता था मिलेट्स। सो अगर बात करें चावल की, तो चावल का यूज़ जो था वो काफ़ी कम था। अगर बात करें, कंपेयर करें गेहूं से, तो चावल का यूज़ काफ़ी कम था। और अगर बात करें नहर की, तो कहाँ देखने को मिली है नहर? ये देखने को मिली है शोरतोघाई में। शोरतोघाई कहाँ है? ये है अफगानिस्तान में। सो अगर बात करें कॉटन की यानी कपास की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वो पहले थे जिन्होंने कपास की खेती की थी। और ग्रीक्स लोग कॉटन यानी कपास को क्या बोलते थे? सिंडॉन। क्यों बोलते थे? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे कॉटन की खेती होती थी। इसके अलावा हड़प्पन लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, यानी खेती करते थे। और साथ में ये क्या करते थे? डोमेस्टिकेशन भी करते थे, यानी पशुपालन भी करते थे एक बहुत बड़े स्केल पे। सो अब बात करेंगे रिलीजन की। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पॉलीथिज्म को मानते थे। पॉलीथिज्म यानी बहुत सारे भगवान। सो ये पशुपति महादेव की पूजा करते थे या पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इसके अलावा ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे, क्योंकि मदर गॉडेस जो हैं वो काफ़ी सारी साइट्स को में देखने को मिली हैं। इसके अलावा ये नेचर की पूजा करते थे, एनिमल की पूजा करते थे। इसके अलावा ये यूनिकॉर्न, डोव या फिर पीपल ट्री यानी पीपल के जो पेड़ होते थे उनकी भी पूजा करते थे। साथ में ये आग की भी पूजा करते थे। इसके अलावा ये एमुलेट्स पे भरोसा करते थे, यानी इन्हें ऐसा लगता था, ये जो एमुलेट्स होता था ये बना होता था सील का, ताकि बुरी नज़र से बच सके। इसके अलावा कोई भी टेम्पल्स देखने को नहीं मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी टेम्पल्स यानी कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिली है। और कोई कास्ट सिस्टम भी नहीं था, यानी जाति प्रथा बिल्कुल नहीं थी। सो ये है पशुपतिनाथ। मैंने आपको बताया था कि पशुपति महादेव की ये पूजा करते थे। और ये है मदर गॉडेस। और जो मदर गॉडेस है ये ऑलमोस्ट हर एक साइड पे मिली है। सो अब देखेंगे सोसाइटी और कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये जो मेजरमेंट करते थे वो कैसे करते थे? मल्टीपल ऑफ 16। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट थी वो थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट और बोस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया जाता था, यानी इक्वल स्टेटस था मैन ऑन विमेन का। इसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, यानी अमीर और गरीब देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी थी इग्लिटेरियन सोसाइटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सभी बराबर थे। रूलिंग क्लास जो थे वो काफ़ी अमीर थे, और अगर कॉमन पीपल की बात करें तो वो गरीब थे। टेक्सटाइल की बात करें तो ये स्पिनिंग और वीविंग भी करते थे। इसके अलावा बरियल सिस्टम कॉमन था, यानी ये क्या करते थे? जो डेड बॉडी रहती थी उसे दफन करते थे। और जनरली 3 टाइप की बरियल होती थी। पहला था बरियल, दूसरा था क्रिमेशन और दूसरा था पोस्ट क्रिमेशन। सो अगर बात करें रेस की, तो पीपल जो थे इंडस वैली के जो लोग थे वो किस रेस से बिलोंग करते थे? तो जनरली वो थे प्रोटो अस्ट्रोलॉइडिस। इसके अलावा मेडिटेरियन यानी द्राविडियन, इसके अलावा मंगोलॉइड्स भी रहते थे। और नॉर्डिक, जो नॉर्डिक पीपल थे वो भी प्रेजेंट थे सिटी के अंदर। ये डिफरेंट रेसेस हैं। जो प्रोटो अस्ट्रोलॉइडिस हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। और अगर मेडिटेरियंस की बात करें तो ये कहाँ से आए थे? जो इक्वेटर का पार्ट है उधर से ये मूव किए थे इंडिया की ओर। इसके अलावा जो मंगोलॉइड्स थे वो आए थे चाइना से। और नॉर्डिक्स आए थे सेंट्रल एशिया से। सो अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। सो इंडिया में अगर बात करें तो कालीबंगन कहाँ है? ये है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा लोथल, ये है गुजरात में। ढोलावीरा, ये भी है गुजरात में। सुरुकतोड़ा कहाँ है? ये भी है गुजरात में। बन्नावली, ये है हरियाणा में। और रोपर है पंजाब में। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। इसके अलावा मोहनजोदारो, ये है इंडस नदी के किनारे यानी सिंधु नदी के किनारे। और चान्होदारो कहाँ है? ये है सिंध में। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने।
जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इन्होंने किसके साथ डिस्कवर किया था? तो दयाराम साहनी के साथ, और इनके साथ और थे माधव स्वरूप वत्स। सो अब हम लोग उन साइट्स की बात करेंगे जो अलग अलग फेज में पाए गए हैं। सो देखेंगे कौन से जो साइट्स हैं जो अर्ली फेज में पाए गए हैं, वो कौन से साइट हैं जो मैच्योर फेज में पाए गए हैं, और वो कौन से साइट हैं जो लेट फेज में पाए गए हैं। सो मैच्योर फेज में कौन कौन पाए गए हैं? हड़प्पा, ये कहाँ है? रावी नदी के किनारे। इसके अलावा मोहनजोदारो, ये है इंडस नदी के किनारे। इसके अलावा चान्होदारो, ये भी है आपका इंडस नदी के किनारे। और ये जो तीनों के तीनों हैं ये हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा सुख्ता गेंदोर, ये है पाकिस्तान के अंदर, ये भी मैच्योर फेज में पाया गया है। इसके अलावा सुरुक्तोड़ा, ये है गुजरात में, ये भी मैच्योर फेज में पाया गया है। लोथल, लोथल भी मैच्योर फेज में पाया गया है। और लोथल कहाँ है? बोगवा नदी के किनारे। इसके अलावा कालीबंगन, जो कालीबंगन है ये आपका राजस्थान में है, और ये है घग्गर नदी के किनारे। तो कालीबंगन जो है वो अर्ली फेज में पाया गया है और मैच्योर फेज में भी पाया गया है। और उसी तरह बन्नावली, बन्नावली कहाँ है? हरियाणा में, और ये है हिसार में, और ये भी घग्गर नदी के किनारे है। सो बन्नावली अर्ली फेज में भी पाया गया है और मैच्योर फेज में पाया गया है। सो अगर बात करें राखी गढ़ी की, तो राखी गढ़ी जो है वो आपका अर्ली फेज में भी पाया गया है, मैच्योर फेज में भी पाया गया है और लेट फेज में भी पाया गया है। उसी तरह ढोलावीरा, ढोलावीरा भी अर्ली, मैच्योर और लेट फेज तीनों फेज में पाए गए हैं। सो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि वो कौन से साइट्स हैं जो अर्ली फेज में भी पाई गई हैं, या फिर मैच्योर फेज में भी पाई गई हैं और लेट फेज में भी पाई गई हैं। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो कौन से साइट हैं जो अर्ली फेज में भी पाई गई हैं और मैच्योर फेज में भी पाई गई हैं। सो अगर आपसे पूछ दे कि अर्ली फेज और मैच्योर फेज दोनों फेज में कौन सी साइट पाई गई हैं, तो आप कालीबंगन और बन्नावली आंसर में दीजिएगा। इसके अलावा लेट फेज में क्या देखने को मिला है? मेंढा, यह है जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर से सांगोल, सांगोल कहाँ है? पंजाब में। आलमगीरपुर, ये कहाँ है? वेस्टर्न यूपी में। सो अब देखेंगे जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उनको एक्सकावेट किसने किया था और उनकी लोकेशन कहाँ है। सो हड़प्पा, हड़प्पा को एक्सकावेट किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये जो है ये रावी नदी के किनारे है, और ये है पाकिस्तान के पंजाब में। यहाँ पर क्या देखने को मिला है? सैंडस्टोन स्टेचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। मैंने आपको रेड सैंडस्टोन स्टेचू दिखाया था, सो यही स्टोन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेनरीज देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर बुलक कार्ट्स भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को क्या बोला जाता है? माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला, और इसे ओवेसिस ऑफ सिंध भी बोला जाता है। और अगर बात करें मोहनजोदारो की, तो इसको एक्सकावेट किया था आर.डी. बनर्जी ने, और इसे 1922 में एक्सकावेट किया गया था। और अगर बात करें मोहनजोदारो की, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इंडस नदी के किनारे, और ये है लरखाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, और ये है पाकिस्तान वाले पंजाब में। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? तो ग्रेट बात है। इसके अलावा ग्रेनरी देखने को मिली है। इसके अलावा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी देखने को मिली है। सील ऑफ पशुपति महादेव देखने को मिली है। इसके अलावा स्टेटाइट स्टेचू ऑफ बियर्ड मैन देखने को मिली है। यहाँ पर कॉटन देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सो आपको जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो याद कर लेनी है कि हड़प्पा के अंदर क्या मिला है, तो ग्रेनरीज देखने को मिला है। उसी तरह बुल्लक कार्ट देखने को मिला है, सैंडस्टोन स्टैचू देखने को मिला है। सो मोहनजोदारो के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, तो ये आपको याद करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कि मान के चलिए एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बियर्डेड मैन जो है वो कहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रेनरीज कहाँ देखने को मिली है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ देखने को मिली है। सो नेक्स्ट है सुख्ता केंदोर। सुख्ता केंदोर को एक्सकावेट किसने किया था? तो स्टेन ने। इन्होंने 1929 में एक्सकावेट किया था। और इसका लोकेशन कहाँ है? तो ये है बलूचिस्तान प्रोविंस में, ये फिलहाल पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो दस्त रिवर के किनारे। और अगर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें तो ये क्या था? ये था इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट, यानी यहाँ पर व्यापार होता था। सो व्यापार किन के बीच होता था? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में।
बेबीलोन वही जगह है जहाँ पर सिकंदर की मौत हुई थी। द ग्रेट अलेक्जेंडर की जो मौत हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। सो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट है सुक्ता गेंदोर। नेक्स्ट है चान्होदारो। इसको एक्सकावेट किसने किया था? एनजी मजूमदार ने 1931 में। और इसका लोकेशन कहाँ है? सिंध में, इंदस नदी के किनारे। सो अगर बात करें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की तो यहाँ पर क्या देखने को मिली है? बीड मेकर शॉप। इसके अलावा यहाँ पर फुटप्रिंट मिले हैं। किसके फुटप्रिंट मिले हैं? तो एक कुत्ता पीछा कर रहा है बिल्ली का, तो उसके फुटप्रिंट मिले हैं। नेक्स्ट है अमरी। अमरी को किसने एक्सकावेट किया था? तो एनजी मजूमदार ने 1935 में। और ये भी है इंदस नदी के किनारे, यानी सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ पर क्या देखने को मिला है? एंटीलोप के एविडेंस देखने को मिले हैं। एंटीलोप यानी 12 सिंगा। इसके अलावा कालीबंगन। कालीबंगन को किसने एक्सकावेट किया था? तो घोष ने। इन्होंने 1953 में एक्सकावेशन की थी कालीबंगन की। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और ये है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ। और यहाँ पर क्या देखने को मिला है? फायर अल्टर यानी हवन कुंड, अग्नि कुंड। इसके अलावा यहाँ पर हड्डियाँ मिली हैं किसकी? ऊंट की। नेक्स्ट है लोथल। लोथल को किसने एक्सकावेट किया था? आर राव ने 1953 में। और ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, बोगवा नदी के किनारे, गल्फ ऑफ कैम्बे के सामने। सो यहाँ पर क्या देखने को मिला है? फर्स्ट मैनमेड पोर्ट। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मैनमेड पोर्ट कहाँ देखने को मिला है? लोथल के अंदर। इसके अलावा डॉकयार्ड देखने को मिला है, राइस हस्क। सो अगर आप गौर करें तो इंदस वैली सिविलाइजेशन में चावल ज़्यादा जगह देखने को नहीं मिली है, परंतु लोथल जो है वहाँ पर देखने को मिली है चावल। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर फायर अल्टर्स देखने को मिला है, यानी अग्नि कुंड देखने को मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या देखने को मिला है? चेस। नेक्स्ट है सुरुक्तोड़ा। सुरुक्तोड़ा को एक्सकावेट किसने किया था? जेपी जोशी ने 1964 में। और ये गुजरात में है। और यहाँ पर क्या मिले हैं? घोड़े की हड्डियाँ। सो अगर हम लोग इंदस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ देखने को मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पर बीड्स देखने को मिली हैं। नेक्स्ट है बन्नावली। बन्नावली को एक्सकावेट किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने 1974 में। और ये कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? तो यहाँ पर बीड्स देखने को मिली है, बार्ले देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर दोनों देखने को मिली है। नेक्स्ट है ढोलावीरा। ढोलावीरा को किसने एक्सकावेट किया था? आर.एस. बिष्ट ने 1985 में। और ये कहाँ पर है? गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। सो यहाँ पर क्या था? वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर वाटर हार्नेसिंग सिस्टम देखने को मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर भी देखने को मिला है ढोलावीरा के अंदर। सो अब देखेंगे कि इंदस वैली सिविलाइजेशन का पतन क्यों हुआ था, यानी रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। सो अगर आईवीसी की डिक्लाइन की बात करें तो एक्चुअल रीज़न तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, परंतु इनके जो बहुत सारे रीज़न हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं और ये अभी तक डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। सो एक थ्योरी क्या बोलती है कि एक है इंडो यूरोपियन ट्राइब जिसे बोलते हैं आर्यंस। तो आर्यंस ने इन्वेड किया और फिर उन्होंने यहाँ पर अपना राज स्थापित किया। परंतु अगर लेटर कल्चर की बात करें, बाद के कल्चर को देखा जाता है तो क्या पाया जाता है कि जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है वो अचानक से डिसअपेयर नहीं हुई, यानी वो अचानक से गायब नहीं हुई, वो धीरे धीरे करके गायब हुई। सो कुछ और रीज़न देखते हैं कि इंदस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुआ। तो इसके कुछ नेचुरल फैक्टर के बारे में भी बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स का क्या मानना है कि नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसके कारण इंदस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ है। सो इसके क्या रीज़न थे? तो जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक चेंज। इसके अलावा टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण क्या हुआ? अर्थक्वेक आया, यानी भूकंप आई, जिसके कारण क्या हुआ? नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और बाद में वो सूख गई। एक और रीज़न क्या है कि जो रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज हो गया और इसके कारण क्या हुआ? इंदस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। सो ओवरऑल अगर बात करें तो नदियों के जो शिफ्ट हैं
वो चेंज हो गए। और इसके अलावा क्या हुआ, काफ़ी बाढ़ आई और फिर से जो फूड प्रोड्यूसिंग एरिया है वो इफेक्टेड हुए। इससे क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। परंतु स्कॉलर्स का क्या मानना है, बहुत सारे फैक्टर्स आए जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। जैसे वो फैक्टर कौन कौन से थे, तो अर्थक्वेक का आना जिसके कारण नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया था। फिर से नदियों ने अपना जो कोर्स है वो चेंज कर लिया था। इसके अलावा जो रेनफॉल है उसमें कमी आई, रेनफॉल में कमी आई। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं। सो स्वास्तिक का जो सिंबल है वो कहाँ से पता चला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो ये है स्वास्तिक का सिंबल। आई एम श्योर आप लोगों ने तो देखा ही होगा। सो ये है स्वास्तिक का सिंबल। इसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स का क्या मानना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो थे द्रविडियन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी कौन सी सिविलाइजेशन चल रही थी, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इसके अलावा इजिप्ट की सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। अलेक्जेंडर कनिंघम ये कौन है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अपर टाउन को क्या बोला जाता था, सिटाडेल। और इसमें कौन रहते थे, रूलिंग क्लास या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे वो रहते थे। और लोअर टाउन में कौन रहते थे, कॉमन पीपल, जैसे मर्चेंट्स, इसके अलावा क्राफ्ट्समैन, इसके अलावा आर्टिसन, ये सब रहते थे लोअर टाउन में। और जो ब्रिक्स होती थी वो बनी होती थी मिट्टी की। और ये किस तरह की ईंटों का प्रयोग करते थे, तो पकी हुई ईंटों का, आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। सो अगर बात करें डेकोरेटेड ब्रिक की यानी आकर्षक ब्रिक की, सो ये सिर्फ कालीबंगन में हमें देखने को मिला है। और कोई प्लास्टर नहीं होता था दीवालों पे, परंतु जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी एक्सलेंट था, यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। सो अगर बात करें ग्रेट बाथ की, तो ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ देखने को मिला है, ये देखने को मिला है मोहनजोदारो के अंदर। और ये बनी हुई होती थी काफ़ी अच्छी किस्म के ईंटों की। और ये पकी हुई ईंटों का उपयोग करके इनका बनाया गया था। और इनका यूज़ कब होता था, सेरेमोनियल ओकेज़न में, यानी जब रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था तब यूज़ होता था द ग्रेट बाथ का। इसके अलावा ग्रेट ग्रेनरी, यानी इसमें क्या होता था, ग्रेन को स्टोर किया जाता था, अनाजों को स्टोर किया जाता था। सो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये ऑलमोस्ट सभी मेटल के बारे में जानते थे, चाहे वो सोना हो या फिर चांदी हो, कॉपर हो, ब्रॉन्ज हो, ये सभी चीज़ों के बारे में जानते थे। परंतु लोहे को छोड़कर ये सभी चीज़ों के बारे में जानते थे। इसके अलावा जो डांसिंग गर्ल है वो कहाँ पाया गया है, मोहनजोदारो में। और इन्हें कॉस्मेटिक्स यानी सजावट के चीज़ों का सब आइडिया था, यानी जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक्स होती है, उनका इन्हें आइडिया था, क्योंकि ये ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे, यानी आभूषण का यूज़ करते थे। फिर से गोल्ड ब्रेसलेट का यूज़ करते थे। ये म्यूज़िक के शौकीन थे, डांस, और फिर से डाइस ये देखा गया है, हड़प्पा में डाइस देखा गया है, यानी यहाँ पर गैम्बलिंग भी होता था, यानी यहाँ पर जुआ भी होता था। इसके अलावा चेस जो होता है, चेस भी देखा गया है। इसके अलावा ये किन अनाजों का प्रोडक्शन करते थे, तो ये गेहूँ, बारले, कॉटन का उपयोग, कॉटन की खेती की जाती थी, जिसे सिंडॉन बोला जाता है ग्रीक के द्वारा। और जो वेट था वो इसे मेज़र कैसे करते थे, मल्टीपल ऑफ 16 और 32, 48 लाइक दैट। सो सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे राखी गढ़ी की। सो सबसे बड़ी साइट कौन सी थी, अगर आपको याद हो तो वो थी आपकी मोहनजोदारो। सो अब जो नई एक्सकावेशन हुई है तो उसके अंदर क्या देखा गया है कि राखी गढ़ी जो है वो फिलहाल अभी सबसे बड़ी साइट है। इन्होंने इसको पीछे छोड़ दिया है, जो मोहनजोदारो साइट थी उनको पीछे छोड़ दिया है। ये काफ़ी बड़ी साइट थी। और ये जो साइट थी ये मैच्योर हड़प्पन फेज में देखने को मिलती है। और ये लगभग 350 हेक्टेयर में फैली हुई थी। और इस्टीमेट क्या किया जा रहा है कि अगर इसे और एक्सकावेट किया जाए, यानी और खुदाई की जाए, तो ये लगभग 550 हेक्टेयर में फैला हुआ होगा। सो 2014 में रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा पता लगाया गया, तो क्या पता चला,
सो ये जो साइट है लगभग 4470 BC पुरानी है, यानी आज से लगभग 6500 साल पुरानी। ये काफ़ी पुरानी साइट है और ये सबसे बड़ी साइट है, ये आपको याद रखनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी साइट कौन है, तो राखी गढ़ी। और वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो आप आंसर मारेंगे मोहनजोदारो। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड की।